Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 27 June, so let's get started. First news is with respect to judicial custody and another one is with respect to 6 personnel killed in Operation Sindoor. Now हम जुडिशियल कस्टडी वाले आर्टिकल पे आएँ उससे पहले एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आज कई महीने हो चुके हैं उसके बाद हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है दैट वी लॉस्ट 6 पर्सनल इन ऑपरेशन सिंदूर, जबकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का पार्लियामेंट के फ्लोर पर स्टेटमेंट है दैट हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। तो आपने इतने टाइम तक हाइड रखा, आपने इंडिया के सोल्जर्स की ब्रेवरी को हाइड किया एंड आपने पार्लियामेंट जिसको आप खुद मंदिर कहते हो, जिसकी सीढ़ियों पे आपने माथा टेका, आपने उस पर खड़े होकर झूठ बोला कि तो क्या हमारे यहाँ पर कोई भी इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि पार्लियामेंट में झूठ बोला गया? नहीं कर सकते, क्योंकि याद कीजिए पार्लियामेंट के वो जो प्रिविलेजेस वगैरह हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज एंड इंडिविजुअल प्रिविलेज, उसमें क्लियरली मेंशन है दैट कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता फॉर एनीथिंग सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ओके, तो वहाँ पर इसमें वो टॉपिक आ जाता है हमारा प्रिविलेजेस वाला, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी कि इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल एमपी भी और एज अ हाउस भी। ओके, और इसी से पहले मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे एक नोट अपलोड किया था ऑन प्रिविलेज कमेटी। ओके, तो ये इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, अपनी करंट से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी आपको साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलना है। ओके, तो मैंने आपको उस दिन प्रिविलेज कमेटी पे टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया था और यहाँ पर ये जो प्रिविलेज की बात आएगी, ठीक है, क्योंकि इस मैटर में वही चीज़ एप्लीकेबल हो रही है, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा अलग से, बाकी आप अपनी लक्ष्मीकांत से भी रिवाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन ये ठीक नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि आपको पॉलिटिकली उस वक्त कोई नुकसान हो सकता था, आपने झूठ बोला और फिर अब जाके आप उनको अवार्ड दे रहे हो और बता रहे हो कि वी लॉस्ट 6 पर्सनल, तो ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। एनीवे, अयोध्या फंड केस में हम लोग आते हैं अबाउट दैट ऑल 8 अक्यूज आर इन जुडिशियल कस्टडी। तो यहाँ पे एक PYQ पूछा गया था अबाउट जुडिशियल कस्टडी वर्सेस द पुलिस कस्टडी। ठीक, इन दोनों में हम डिफरेंस जानेंगे। दूसरा, बेल को लेकर कुछ नॉर्म्स होते हैं अलग अलग, एंटिसिपेटरी बेल, इंतरिम बेल, अभी खान सर के रिस्पेक्ट में भी ये चीज़ें न्यूज़ में आई थी। ओके, इसके अलावा बेलेबल ऑफेंस होते हैं कुछ, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, तो उन सब चीज़ों को हम जल्दी से जान लेते हैं और ये है आपका PYQ जो UPSC ने ही पूछा है आपसे। चलिए, तो हम पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में फ़र्क देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कि सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो अक्यूज होता है पुलिस कस्टडी में, उसको पुलिस लॉकअप में ही रखा जाता है। दी अक्यूज इज केप्ट इन दी पुलिस लॉकअप और पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो जुडिशियल कस्टडी में ही विल बी केप्ट इन जेल एंड दैट ऑल्सो अंडर सुपरविजन ऑफ जेल अथॉरिटीज़। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल होता है वो जेल अथॉरिटीज़ का होता है, ना कि पुलिस का। इसलिए लोग प्रेफर ये करते हैं यार जुडिशियल कस्टडी में भेज दो पर पुलिस कस्टडी मत भेजो, क्योंकि वो आप जानते हैं पुलिस टॉर्चर और फिर वो कस्टोडियल डेथ वाला जो इशू है। ओके, सो यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में पुलिस के पास नहीं होती है, और जबकि पुलिस कस्टडी में ज़्यादा कंट्रोल होता है पुलिस के पास। इट कैन क्वेश्चन यू एक्सटेंसिवली, राइट। अगर पुलिस को कोई इंटेरोगेशन करनी है यहाँ पर तो उसको भी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि आपने न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि कोर्ट में पुलिस ने कस्टडी मांगी है किसी अक्यूज की, और यहाँ पर देयर कैन बी नो पुलिस इंटेरोगेशन विदाउट कोर्ट परमिशन। तो कोर्ट की परमिशन दोनों जगह ही लगेगी, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क आता है दैट पुलिस कस्टडी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक रख सकते हो। ओके, और यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में ये 60 डेज़ भी हो सकता है, ये 90 डेज़ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कब तक आपने किस तरीके का ऑफेंस या किस तरीके का एक्विजिशन आप पे लगा हुआ है। इट कैन बी फॉर लॉन्गर पीरियड एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द रिमांड ऑर्डर्स। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो जान लेना। और इसके बाद इस PYQ को देख लेते हैं। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट, यहाँ तक बात ठीक है। एंड सच अक्यूज्ड इज लॉकअप्ड इन द पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन जेल। नहीं, जुडिशियल कस्टडी में आपको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता, वो पुलिस कस्टडी होती है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। यस, जुडिशियल कस्टडी में आप इंटेरोगेट कर सकते हो, लेकिन आपको जाकर कोर्ट से परमिशन लानी होगी। सो फर्स्ट सेकंड पॉइंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ओके, तो इजी क्वेश्चन आया था, बस लोग इनमें फ़र्क नहीं समझते और ये सारे टर्म्स न्यूज़ में आते रहते हैं कभी। ओके, नेक्स्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब मैंने न्यूज़ डिस्कशन शुरू किया था लास्ट ईयर तो मैंने सबसे पहले आपको यही चीज़ें क्लियर की थी, क्योंकि ये न्यूज़ में इसी तरीके से बार बार पूछी जाती हैं। कुछ ऑफेंस होते हैं बेलेबल, कुछ होते हैं नॉन बेलेबल, कि यानी कि यहाँ पर आपकी ट्रायल पेंडिंग भी रहे, चलती रहती है, आपको बेल मिल जाती है। लेकिन अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो बेल मिलेगी वो सिर्फ कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, वो चाहे तो दे सकता है, वो नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। ओके, वहाँ पर आप वो प्रोविज़न अप्लाई नहीं कर सकते, बेल एज अ राइट। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि यहाँ पर अक्यूज कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, पुलिस आएगी आपको सीधे अरेस्ट कर लेगी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस को आपके लिए वारंट लेकर ही आना होगा। ऑलराइट, कंपाउंडेबल ऐसा है कि अगर हम दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट था और चला केस और उसके बाद हम लोग आपस में वो कर लेते हैं कि चलो छोड़ो ख़त्म करते हैं इस मामले को, तो मतलब हम लोग आपस में कुछ एग्री कर सकते हैं एक दूसरे पे। लेकिन अगर नॉन कंपाउंडेबल है यानी कि सीरियस ऑफेंस है, अब कोई अगर रेप विक्टिम चाहे भी कि यहाँ पर कुछ हो जाए विक्टिम और अक्यूज के बीच में अंडरस्टैंडिंग बाहर सॉर्ट आउट कर ले, नहीं ऐसा नहीं होता। वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस हैं, उनमें कोई कंपाउंड की गुंजाइश नहीं होती है, इसमें कोई सेटलमेंट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। ओके, कंपाउंडेबल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बिना टिकट के अगर ट्रैवल कर रहे हो बस ट्रेन में तो ठीक है, वो आप लोग आपस में थोड़ा सा समझ सकते हो। बेल एंड रिलेटेड प्रोविजन में अब ये सब मैंने आपको दे दिया है, प्यूनिटिव रिटेंशन, प्रिवेंटिव रिटेंशन, ये सब तो हम लोग कभी आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आपने पढ़ा ही होगा। बट ये जान लीजिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे कई बार लक्ष्मीकांत से हट के चीज़ें पूछ लेता है, विच इज़ रेगुलर बेल, दैट इज कोर्ट्स ऑर्डर टू रिलीज ए पर्सन अंडर अरेस्ट इन पुलिस कस्टडी, जो रेगुलर बेल होती है। दूसरा इंतरिम बेल, यानी कि आपको एक टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड कर दी जाती है जब तक कि आपकी रेगुलर बेल की अपील पे डिसीजन पेंडिंग हो या आपकी एंटीसिपेटरी बेल पर डिसीजन पेंडिंग रहे। ओके, तब तक आप इंतरिम बेल ले सकते हो। एंटीसिपेटरी बेल ये अरेस्ट से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल पवन खेड़ा ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे अभी असम के चीफ मिनिस्टर की वाइफ पे, तो फिर असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा चुनाव हो जाने दो, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। फिर जब हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव जीत के आए तो उन्होंने पुलिस को भेजा इनको अरेस्ट करने के लिए दिल्ली, बट ये वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद इन्होंने कोर्ट में फाइल किया कि मैं अरेस्ट से बचना चाहता हूँ, तो इनको एंटीसिपेटरी बेल दी गई कोर्ट से। ओके, तो एंटीसिपेटरी बेल स्ट्रिक्टली दी जाती है टू प्रिवेंट दी अरेस्ट। ओके, जबकि इंतरिम बेल दी जाती है जब तक कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल एप्लीकेशन पे डिसीजन ना हो जाए, तब तक आप इंतरिम बेल ले सकते हो। डिफ़ॉल्ट बेल, ये पुलिस का फेलियर होता है, कई बार पुलिस अगर अक्यूज से कुछ सेटलमेंट हो जाता है जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, तो यहाँ पर पुलिस फाइल ही नहीं करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बेल मिल ही जाती है। मेडिकल बेल ये सोलली आपको मेडिकल ग्राउंड पे मिलती है। तो जिस तरीके से यूपीएससी ने एक ईजी सा क्वेश्चन पूछा ऊपर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पे, उसी में आपको एक ईजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल को इन पर इतनी टाइप की जो बेल्स होती हैं। ओके, उसके बाद फिर गुरमीत राम रहीम के रिस्पेक्ट में आपको एक और टर्म सुनने को मिलता है बार बार, पेरोल। संजय दत्त के टाइम भी यही मिलता था। तो ये तीनों अलग अलग टर्म होते हैं, बेल, पेरोल एंड प्रोबेशन। बेल होती है टेम्पररी रिलीज अवेटिंग द ट्रायल और अपील, सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट टू गारंटी देयर अपीयरेंस इन कोर्ट। यहाँ पे आप गारंटी देते हो कि मुझे अभी बेल दे दो, कोर्ट जब भी बुलाएगा मैं आ जाऊँगा। ओके, तो और ये ग्रांट करता है आपका जज। लेकिन जो पेरोल होती है वो ग्रांट की जाती है बाय द पेरोल बोर्ड। इसलिए जब भी गुरमीत राम रहीम बाहर आता है ना, तो सीधे सीधे मोदी गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर सरकार इसको बार बार पेरोल क्यों दे रही है। तो वो क्योंकि वहाँ पर जज नहीं दे रहा है, वहाँ पे दिया जा रहा है एक पेरोल बोर्ड के द्वारा, जो सरकार ही कुछ ना कुछ करके अपॉइंट करती है। व्हेन पर्सन गेट सम टाइम ऑफ फ्रॉम द जेल सेंटेंस फॉर इंस्टेंस टू फुलफिल सम रिक्वायरमेंट। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती थी गुरमीत को जब रिलीज़ किया जाता था? हरियाणा के इलेक्शंस, क्योंकि अच्छा खासी फॉलोइंग है इसकी आज भी। प्रोबेशन, द सस्पेंशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ एन ऑफेंडर अलाउइंग टू स्टे इन कम्युनिटी अंडर सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर। नाउ डोंट टेक इट पर्सनली, पर एक टाइम था जब अमित शाह को तड़ीपार डिक्लेयर किया गया था बाय द कोर्ट कि ये आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। ओके, उसको तड़ीपार बोलते हैं। ये उनको पनिशमेंट दी गई थी, कोर्ट के द्वारा ही दी गई थी। तो यहाँ पर सस्पेंड कर दें अगर हम उस सेंटेंस को, जिसने इनको कम्युनिटी में ना रहने को कहा था, तो उस सेंटेंस को अगर सस्पेंड कर दिया जाए लेकिन इस आदमी पे पूरा सुपरविजन रहेगा ऑफिसर का, तो उसको कहा जाता है ही इज़ ऑन प्रोबेशन।
ओके। और ये भी जज के द्वारा ही दिया जाता है, ये भी जज के द्वारा दिया जाता है, बट ये पेरोल बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो आपको कल को एमसीक्यू इस पे भी आ सकता है और दूसरा टाइप ऑफ बेल पर भी आ सकता है। क्लियर। ये आर्टिकल 22 की बात है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये सब हम लोग बाद में लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ऑलरेडी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे आपको इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। चलिए हम चलते हैं अगले पे। यहाँ पे सीबीएसई ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिलैक्स कर दिया। बिकॉज देखिए, अगर हम लोग हिंदी ऑलरेडी सीखते ही हैं, इंग्लिश हमें सीखना कंपलसरी है, तो फिर तीसरी लैंग्वेज अगर मैं फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पेनिश या जर्मन या फ्रेंच, तो वो मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। लेकिन आप मुझ पे इम्पोज कर रहे हो कि नहीं, थर्ड लैंग्वेज आप ये नहीं ले सकते, वो जो 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है कि टिल क्लास 10th यू कैन कंटिन्यू टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। जबकि वो 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था ना, उसमें कहा गया था कि एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए कोई हमारी। बट सच्चाई यही है कि इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं मिलती है तो वो इंग्लिश में ही मिलेगी आपको, सारे इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं। और उसके अलावा ये बच्चे जो बड़े सीबीएसई बोर्ड में सीख रहे हैं वो गलत नहीं है, तो इसको थोड़ा रिलैक्स करना भी था और गवर्नमेंट ने किया भी है। अगेन हम लोग काफ़ी चीज़ें ले आए, हमने लगा दिया है प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट ले आए हम लोग। सफाई कर्मचारियों के लिए हमने पूरा का पूरा एक कमीशन बना दिया, लेकिन उसके बाद भी इंस्टांसेस वही हैं, नॉर्म्स फ्लॉन्ट किए जा रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती इन लोग की, और ना ही कोई इनको कंपनसेशन दिया जाता है, और लगातार इस तरह की डेथ बनी रहती है सेप्टिक टैंक्स में। ओके। तो अभी तो फिलहाल ये चीज़ें आउटडेटेड हो गई है, ये एक्ट भी आया था अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड टॉपिक है, तो मैं इसको नहीं करना चाहता, बट अगर बाद में कभी लगेगा तो हम इस पर बात करेंगे। पर्सन कन्वर्टिंग टू इस्लाम कांट क्लेम बैकवर्ड क्लास स्टेटस। अब ये इशू हमेशा से रहा है। अब आपने ट्राइबल के रिस्पेक्ट में देखा था कि डिमांड की जा रही थी, अगर ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनसे एसटी का स्टेटस छीन लो, ठीक है। उसके बाद एससी के रिस्पेक्ट में है कि ऑलरेडी अगर आप किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हो तो आपको हम रिजर्वेशन वाले बेनिफिट्स नहीं देंगे। तो यही चीज़ इसमें भी डिमांड की जा रही है। और ऐसे ही एक केस आया मद्रास हाई कोर्ट में, जहाँ पर कोई कन्वर्ट हुआ था, उसका कहना था कि मैं बहुत ही बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से आता था और मैंने इस्लाम में कन्वर्ट किया है, लेकिन ये लोग अब मेरा रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, मुझे सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि इस्लाम में जो 6 सेक्ट हैं आप उसमें से किसको बिलोंग कर रहे हो। एक बार आपने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया तो मुस्लिम इज़ अ मुस्लिम, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है अबाउट द बैकवर्ड क्लासेस। हालांकि कुछ स्टेट्स ने ऐसे नॉर्म बनाए हुए हैं, स्पेशली तमिलनाडु में भी थे और वेस्ट बंगाल में भी इस तरह के नॉर्म्स हैं। ए कन्वर्ट टू इस्लाम कैन नॉट क्लेम द स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लास मुस्लिम। 2024 गवर्नमेंट ऑर्डर अलाउइंग कन्वर्ट्स टू क्लेम सच स्टेटस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो गवर्नमेंट ने इसको अलाउ तो किया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब मैटर जाएगा कहीं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ जाकर फिर जो भी होगा हम देखेंगे, ठीक है। जिसने कहा था कि मैं मुस्लिम सेक्ट लेबाई को फॉलो करता हूँ। ए गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड 2024 डायरेक्टिव दैट कन्वर्ट टू इस्लाम फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ और scheduled caste may be treated as backward Muslims for getting the benefit of reservation, and on such conversion he may be issued with a certificate। ये सर्टिफिकेट इशू करने से मना कर दिया था कुछ अथॉरिटीज़ ने, इसलिए ये केस यहाँ पर आया। बिलोंग टू वन ऑफ दी 7 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। सो एज ऑफ नाउ हाउ थिंग्स स्टैंड, मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है। ओके। अच्छा, सुखू सीक्स हिमाचल 7.19% क्लेम ओवर चंडीगढ़। तो ये क्लेम क्यों कर रहे हैं? पहले थोड़ा सा अगर आपने लक्ष्मीकांत ने भी एक चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको पता है कि 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिससे 1 नवंबर 1966 ये क्या बना, हरियाणा एक अलग से हिंदी स्पीकिंग स्टेट बन गया। ओके, 1966 में। लेकिन उससे पहले 1948 में 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश। ओके, यूनियन टेरिटरी 30 प्रिंसली स्टेट्स से।
उसके बाद यहाँ पर जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया पंजाब का 66 में, तो यहाँ से कुछ हिली एरियाज़ थे, हालांकि पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसमें, लेकिन यहाँ से कुछ हिली एरियाज़ से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलाकर हिमाचल प्रदेश को दे दी गई। ओके, और फिर इस यूटी का 1966 में एरिया और बढ़ गया। क्लियर? तो उसके बाद फिर आगे चल के 66 के बाद भी ये यूटी ही रहेगा, लेकिन इसका जो एरिया है वो एक्सपैंड कर चुका था, क्योंकि इसको पंजाब से काफ़ी सारे हिली रीजन्स मिल गए थे। और फिर आगे जाके 1971, ठीक है, 25 जनवरी है जब ये अपना स्टेट डे बनाता है, फिर 1971 में इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, तो ये था आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, जिसने हिंदी स्पीकिंग रीजन को सेपरेट करके हरियाणा बना दिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर दी टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल, और उसके बाद 1971 में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ओके, तो ये सब आपकी लक्ष्मीकांत में दिया भी हुआ है, लेकिन अगर आप टाइमली करंट अफेयर के साथ रिवाइज करते हो तो चीज़ें और इजी हो जाता है याद रखना। और दूसरा कि इन लोगों ने कहा कि चंडीगढ़ जो रहेगा वो आपका एक कॉमन कैपिटल रहेगी। ओके, इसलिए चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट भी है उसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बोलते हैं ये लोग। तो यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है हिमाचल वाला कि हमें 7.19 एरिया जो चंडीगढ़ का था वो दीजिए, और जो पावर प्रोजेक्ट्स भी थे जो हमारे पंजाब में चले गए थे वो भी हमें चाहिए। ओके, तो इसमें कुछ होना जाना नहीं है, ये जबरन बस जब अलग अलग पार्टी से आ जाती है ना पावर में, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था ताकि आप ये ईयर वगैरह याद रख सको, क्योंकि लक्ष्मीकांत में जब एक साथ पढ़ते हो तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। अगेन न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये बंदीपुर या नागरहोल रिजर्व्स, इन सब पे मैं आपको शॉर्ट नोट टाइम टू टाइम देता रहूँगा टेलीग्राम पे, और ये मैं आपको डायरेक्टली आज वहाँ पे पब्लिश कर दूँगा, जो मैं आपको इन बिटवीन द लाइन्स का सेगमेंट चलाता हूँ। ओके, उसके बीच में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें थ्रू आउट द ईयर पढ़ते पढ़ते अगर याद हो गई तो ठीक, वरना आप ये उम्मीद मत रखना कि आपको लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम आप याद कर लोगे, नहीं होगी। द क्रैक्स बीनीथ द पैडल स्टोरी ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ, अब ये लिखा है सीपीआई के एक पॉलिटिशियन ने, तो ऑब्वियसली बात है आप समझ सकते हैं कि इसमें सब कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होगा, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा न्यूट्रल एंगल से, ताकि ये भी देख पाएँ हम कि आपको चीज़ें कितना समझ में आ रही है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अब ज़रा आप अपने पेन और पेपर उठा लीजिए और ये देखिए कि आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर जा रही है या नहीं। ओके, देखिए मेरा डिस्कशन वैसा नहीं होता है कि आप बस आराम से लेट जाइए बिस्तर पे हेडफोन लगा के और आप सुनते रहिए, नहीं, वैसे नहीं होगा। अगर साथ साथ अपना ब्रेन यूज़ करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। चलो, अभी हमने जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन देख लिए काफ़ी सारे, वेस्ट एशिया में भी देख लिया, यूएस, यूरोप, इन सब में भी हमने राइटिस्ट गवर्नमेंट आते हुए देखा, जो थोड़ा सा इमिग्रेशन के अगेंस्ट चलती हैं कि हमें ज़्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए लोगों को अपनी कंट्री में आने की। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें चेंज हो रही है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी वरी बनता है कि हमारा 88% जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, राइट। अब जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जब इनमें प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी इकॉनमी में ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, राइट। और जब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारा ओवरऑल जो रुपी होता है वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट होने लग जाता है, और इस डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ता है, डॉलर्स पंप करने पड़ते हैं इकॉनमी में, जो कि अभी उसने रिसेंटली $50 बिलियन तक पंप किए, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर एक नया प्रेशर पड़ा। ओके, ये हमारे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अभी फर्टिलाइज़र्स की भी हमारे साथ प्रॉब्लम आई, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब भी फर्टिलाइज़र्स की प्रॉब्लम आई, वेस्ट एशिया से भी आई। और फर्टिलाइज़र हमारे लिए एक वरी क्यों बन जाता है, बिकॉज हम लोग अपना काफ़ी सारा जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो बनाते हैं इम्पोर्टेड एलएनजी की मदद से, राइट। और जो पोटैश, यूरिया के अदर भी, मैंने आपको इस पे ऑलरेडी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दिया हुआ है, तो उसमें भी हम लोग एमओपी और जो सब बनाते हैं पोटैश, ये सब भी हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, राइट। तो फर्टिलाइज़र के भी प्राइसेस बढ़े, यानी कि ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट होगी एग्रीकल्चर की, 2 मिनट थोड़ा साइड में एक काम चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट थी वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर किसान और ज़्यादा एमएसपी डिमांड करने लगता है कि आप एमएसपी बढ़ाइए, और उस वजह से वापस से इकॉनमी में इन्फ्लेशन और इंक्रीज़ होने लगता है, राइट। उसके बाद इस बार हमारे पास एक नया थ्रेट है मॉनसून का, दैट इज़ मॉनसून में इस बार जो एल नीनो आ रहा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी तक का, और इस वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने का इशू आएगा। देन अदर देन दैट, इससे हमें पीडीएस पे हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट जो सब्सिडी बिल अपना बनाती है उस पर भी और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जब प्रोडक्शन कम होगा तो अल्टीमेटली किसान और विलेज इकॉनमी में क्या होगा, पैसा कम होगा,
तो यहाँ पर जो रूरल कंजम्पशन है, और क्योंकि हमारी 70% पॉपुलेशन तो रूरल एरियाज में रहती है, तो जो रूरल कंजम्पशन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, रूरल कंजम्पशन अगर डिक्रीज होगा दैट मीन्स जो ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड है वो सप्रेस होगी। एक डिमांड सप्रेस होगी, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ की भी चीज़ें सेल आउट होती हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड भी कम होगी हमारी, और फिर उसका डायरेक्ट असर किस पे देखने को मिलेगा हमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर, राइट, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद जब इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं विलेज एरियाज़ में, तो हम लोग उम्मीद करते थे मनरेगा जो लोगों के हाथों में पैसा रखेगी, रूरल डिमांड को कमज़ोर नहीं पड़ने देगी, लेकिन आपने उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करके ले आए आप जी राम जी। ठीक है, इसने और ज़्यादा वीक कर दिया इसको, डिमांड ड्रिवन स्कीम से आपने सप्लाई ड्रिवन बना दिया, राइट। अब हमारे पास इतना इम्पोर्ट का इशू होने के बाद भी हमारी मदद कर जाते थे रेमिटेंसेज। इस बार हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेज अपनाए, दैट इज़ $135 बिलियन। लेकिन इन रेमिटेंसेज पर भी हमारे लिए एक दो इशू बन के आएंगे। पहला आया वेस्ट एशियन क्राइसिस, हमारे जितने भी ज़्यादा वहाँ पे लोग काम करते थे, हालांकि वो छोटे काम करते हैं, उतना ज़्यादा पैसा नहीं भेजते हैं, लेकिन वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से भी हमें थोड़ा सा रेमिटेंसेज में इस रीजन से, वेस्ट एशिया से आने वाले रेमिटेंसेज में कमी देखने को मिली। और दूसरा यूएस, यूरोप, इन जैसी कंट्रीज़ में राइटिस्ट गवर्नमेंट के आने के बाद से काफ़ी सारा एंटी इमिग्रेशन टाइप की टेंडेंसीज हमें देखने को मिली, स्पेशली अंडर द ट्रम्प। उसमें आप वो H1B वीज़ा फीस का डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा सेकंड, कि जिस तेज़ी से वहाँ पे AI एंड ऑटोमेशन में डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो वहाँ पर भी हमें इंडियंस के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी उसमें और ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में। क्लियर, ये बातें हमने कर ली थी। देन FDI में हमें काफ़ी ज़्यादा, जो हमारा नेट FDI था, नेट FDI उसमें काफ़ी डिक्रीज़ देखने को मिला पिछले कुछ टाइम में। FPI में लेकर हमने एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारे जो इन्वेस्टर्स आते थे हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने, इनके कॉन्फिडेंस में हमें गिरावट देखने को मिली है। कैसे प्रूफ होता है ये प्रूफ हुआ जब हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने की बजाय गिर गया, और गिर के 7th रैंक पे चला गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये FPI से आने वाले में कुछ चेंजेस किए, विथ होल्डिंग टैक्स अबॉलिश किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अबॉलिश किया। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब जाके FPI में थोड़ी सी राहत देखने को मिली। क्लियर, यहाँ तक की बातें हमने की। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारा तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। यस, चल रहा है, नो डाउट, लेकिन हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो मोस्टली कंजम्पशन बेस्ड है, जैसे वो राइडर्स, टैक्सी राइड, ये सब, और कंजम्पशन बेस्ड। उसके अलावा यार डिजिटल बेस्ड है, ये जो वेब सीरीज़ वाली ऐप्स वगैरह आती हैं। लेकिन हमारा स्टार्टअप कल्चर कहीं भी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ जैसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें, तो ताइवान के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि उसने अपने आप को चैम्पियन बना रखा है इन सेमीकंडक्टर, जैसे उसकी कंपनी है TSMC, वो चैम्पियन है इसमें। साउथ कोरिया को ले लीजिए आप, तो वो भी टेक्नोलॉजी में मास्टर है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग। US चाइना की बात करें, तो चाइना की रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मोनोपोली और ये सब हम जानते हैं। दोनों AI में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडवांस चिप्स बना रहे हैं, लेकिन हम लोग इन सब में कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग बात करते थे कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम इसको रीप करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखें तो उसमें वो कोई काम नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा श्रिंक होती जा रही हैं। स्किल्स के नाम पे ऐसी स्किल्स दी जा रही हैं जो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। ओके, वो हमने एक आर्टिकल देखा भी था कुछ दिन पहले। दूसरा, जो जॉब्स मिल भी रही हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है स्टैगनेंट वेजेस की। तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा उसको एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट होते देख रहे हैं। तो ये सारी कहानी है जो अभी तक हम लोगों ने देखी है। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप भी रिकॉल कर सकते हो, और मैंने भी आपके सामने ही रिकॉल करके दिखाई है। तो ये पेज मैं आपको एज इट इज़ भी दे दूंगा कॉमन टेलीग्राम ग्रुप में। बट अगेन द फैक्ट इज़ कि आप लोग इतना सोच पा रहे हो या नहीं, और ये तभी होगा जब आप रेगुलर न्यूज़ डिस्कशन को ना सिर्फ सुन रहे हो बल्कि नोट डाउन कर रहे हो, चीज़ें टाइमली रिवाइज कर रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ें। ओके, तो ये अभी टोटल हाल है हमारी इकॉनमी का। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड FTA, कुछ नहीं है इनमें, सब बकवास बातें हैं। ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड के पास इतना कुछ है नहीं कि वो हमें दे सकता है या कुछ। बस एक पॉइंट है, आई एम रियली सॉरी, ये बाजू में ना काम चल रहा है, इनका दिन भर चलता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे।
देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको आप रेगुलर किसी भी, जब भी किसी नेगोशिएशन की बात आए एफटीए जैसे, तो आप ये पॉइंट एज इट इज ही यूज़ कीजिएगा, दैट वी want and open and explore new opportunities but without exposing the vulnerable domestic industries to competitors. ओके, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। हमें न्यू सेक्टर्स पे तो करना है काम, लेकिन हम अपने वल्नरेबल सेक्टर्स को ओपन नहीं करना चाहते, चाहे वो यूएसए के साथ डील हो या यूरोपियन यूनियन के साथ। अच्छा, म्यांमार के रिस्पेक्ट में क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि म्यांमार से प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो रही नहीं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वहाँ से हर तरह की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिकिंग आप कह सकते हो, और सबसे ज़्यादा हो रही है ड्रग ट्रैफिकिंग। तो आखिर अचानक से म्यांमार में ड्रग कल्टीवेशन बढ़ गया है क्या? हाँ, बड़ा तो है, क्योंकि 2022 में जब तालिबान आया अफ़गानिस्तान में तो उसे वहाँ पे ओपियम कल्टीवेशन पे बैन कर दिया, तो उसके यहाँ तो 93% तक प्रोडक्शन गिर गया, लेकिन म्यांमार जैसे एरियाज़ में ओवर 54% ये प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है ड्रग कंजम्पशन के लिए भी। अब हम लोग चाहते हैं ड्रग्स वगैरह यूज़ करनी है दवाइयों में भी, ठीक है, तो उसके लिए तो चाहिए, लेकिन इनका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये जो 3 कंट्रीज है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनको कहते थे गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, ये भी इंडिया के अराउंड ही थी और ये सब ड्रग्स का हब थी। दूसरा कहलाता है गोल्डन ट्राइंगल, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। ओके, तो यहाँ से इधर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इधर थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि तालिबान के आने के बाद उसने बैन बना लगा दिया। उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन दोनों को रीनेम किया, क्योंकि ये देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर नहीं, इसको सरकार ने नाम दिया गोल्डन क्रिसेंट को डेथ क्रिसेंट, एंड डेथ इसको गोल्डन ट्राइंगल को डेथ ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज क्रिसेंट एंड दिस इज ट्राइंगल। अब इनके नाम चेंज कर दिए गए, इनको डेथ कर दिया गया गोल्डन की जगह। तो यहाँ पे वही सब बातें हैं। तालिबान imposed ban on drugs in Afghanistan. Myanmar has emerged as an alternative source of global opium supply, especially in Manipur and Mizoram. क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। एक तो पोरस बॉर्डर होती है वो FMR रिजीम 16 किलोमीटर वाली, राइट। दूसरा मैंने आपको ड्रोन वाले लेक्चर में बताया था कि आजकल ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं ये लोग फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। ऊपर से पार्सल को बॉर्डर के क्रॉस करवा के ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे उनके आदमी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान बॉर्डर साइड भी हो रही है और इसमें 5-fold इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, तो ये बातें मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर लेक्चर जब देखोगे तभी कनेक्ट कर पाओगे। मैंने आपको म्यांमार के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर लिया था कि फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और मिजोरम इसके अगेंस्ट है कि होम मिनिस्ट्री गलत कर रही है। दूसरा, ड्रोन के रिस्पेक्ट में मैंने बात की थी कि ना सिर्फ ड्रोन वॉर में यूज़ किए जा रहे हैं बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं और वेपन्स ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। ऊपर से वेपन्स ड्रॉप कर दिए जाते हैं और इधर उनके आदमी कलेक्ट कर लेते हैं। तो सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है और उसने कहा है वी विल ब्रिंग अमेंडमेंट्स टू एंटी ड्रग लॉ। ओके, ये जो आपका लॉ है नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, इनको अपडेट किया जाएगा टू एड्रेस द इमर्जिंग चैलेंजेस एज वेल एज रेगुलेटरी गैप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एक कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे एक्सक्लूसिवली जो ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस को देखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस की मदद से अरेस्ट किया जाएगा इस तरह के ट्रैफिक लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको उस टाइम इंटरपोल के सभी 7 तरह के जो नोटिस इशू किए जाते हैं उन पे नोट दिया था टेलीग्राम पे, और इस बार यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछा भी। तो कोई भी चीज़ यूपीएससी में पुरानी नहीं होती है कि सर 2 साल पुरानी हो गई तो इसका क्या करना है, नहीं, क्वेश्चन वो कभी भी पूछेगा, वो उसकी मर्जी है। ओके, और ये एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी ड्रग पे मैंने आपके साथ मेंस 450 में सेशन किया था 2 साल पहले, ठीक है, इसको जब भी हम दोबारा सेशन करेंगे तो इस पॉइंट को नोट करेंगे कि एक्सक्लूसिव कोड बनाने की ज़रूरत है। और सिर्फ देखिए, मैंने जब आपके साथ बात की थी अबाउट दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके, तब भी मैंने आपसे कहा था कि एनआईए की तर्ज पे ये इन्वेस्टिगेट करता था टेररिज्म को, तो इसी की तर्ज पे हमें एक नई एजेंसी बनानी चाहिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखेगी। बट फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि एनआईए को ही इसकी एक अलग विंग बना दी। इट्स रेनिंग हैवीली राइट नाउ। ओके, एनआईए को ही पावर दे दिया कि वो भी ट्रैफिकिंग का देखेंगे, राइट। तो ये अब इंडिपेंडेंट एजेंसी, अब ड्रग्स के लिए क्या है, ऑलरेडी एनसीबी नाम की एजेंसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कोड और सेपरेट बनाने की ज़रूरत है ताकि हम ड्रग ट्रैफिकिंग को आसानी से देख सकें। और एक और वे फॉरवर्ड बनेगा आपका एआई इनेबल्ड प्रोफाइलिंग टू स्ट्रेंथन द इंटरडिक्शन कैपेबिलिटीज अक्रॉस लैंड, सी, एयर एंड ट्रैफिकिंग रूट्स। तो ये हमें 2 वे फॉरवर्ड मिलते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल से अबाउट दिस ड्रग ट्रैफिकिंग। Nearly 6 crore names have been deleted in first year of SIR.
अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बस आपको जो ठीक लगे आप वो, एक सेकंड में इसको ही थोड़ा बढ़ा लूँ। ओके, गवर्नमेंट आस्क हॉस्पिटल्स टू पब्लिश पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवल डेटा। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी होती है। तो सेंटर ने सभी स्टेट्स को कहा है या अपने सभी हॉस्पिटल्स को कहिए कि पोस्ट ट्रांसप्लांट कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं इसका डेटा दिया जाए। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में एक बॉडी आएगी, इसके बारे में मैं शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोटो, इट मेंटेन्स द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री विच इंक्लूड डेटा ऑफ किडनी डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स। तो एक तो ये चीज़ है जो हमें थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए तैयार करना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये फंक्शन करती है अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और पहली बार होगा जब इस तरह का कोई डेटा हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवल डेटा। ओके, तो बस ये फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करता है एग्जाम में, हम बात करेंगे उस पर। NFSA अमेंडमेंट, अब यहाँ पर आपको पता है कि अंत्योदय योजना उसमें आपको 35 kg दिया जाता था इरिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली मेम्बर्स। दैट मीन्स अगर 3 मेंबर भी है तो भी 35 kg मिल रहा था, और 5 मेंबर है तो भी 35 kg मिल रहा था, और अगर 10 मेंबर हो तो भी 35 kg आपको मिल रहा था। लेकिन अब सरकार ने क्या देखा, और फिर से सदर्न स्टेट्स पे नाराज़ होंगे, उनका कहना है देखिए हमारे यहाँ गरीब फैमिली भी है तो उसमें बच्चे कम है, तो अब आप कह रहे हो कि इसमें भी हम वो पर पर्सन वाला नॉर्म लाएंगे, यानी कि अब 3 पर्सन को कितना मिला, 21 kg। ये 7 kg देना चाहते हैं हर एक को। अभी तक 3 पर्सन की भी अंत्योदय फैमिली को कितना मिल रहा था, 35 kg। बट अब ये कह रहे हैं आप तो ये बताइए लोग कितने हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 3 लोग हैं, तो लीजिए 21 kg। ओके, अगर 5 हैं तो वो तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सदर्न स्टेट्स को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि आपके नॉर्थ में तो अंत्योदय फैमिली में मिल जाएंगे 5 मेंबर 7 मेंबर, उनको तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन केरल जैसे स्टेट्स में जहाँ पे हो सकता है कि गरीब आदमी कभी घर में सिर्फ 3 ही लोग हों, तो उसमें इनको लॉस होगा। आप 35 kg एज इट इज़ ही देते रहिए। तो सरकार ने कहा नहीं, हम इसको चेंज करेंगे। देखिए, every person belonging to the households covered under Antyodaya Anna Yojana shall be entitled to 7 kg of food grains every month to a maximum of 35 kg। अब अगर 7 मेंबर्स है तो डजेंट मैटर, 35 ही मैक्सिमम रहेगा आपको, 35 से ऊपर तो हम देंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर मेंबर्स कम हैं तो पर पर्सन हम आपको 7 kg ही देंगे। तो इसमें सदर्न स्टेट्स को लग रहा है कि हम लोग फिर लॉस में जाएंगे। अर्लियर इट वॉज 35 kg पूरे हाउस होल्ड के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि देखिए इसमें इनएक्टिविटी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि घर के हाउस साइज़ को कंसिडर नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रा कैटेगरी यानी विद इन, कुछ फैमिलीज का कहना था कि यार हम भी अंत्योदय हैं, ये भी अंत्योदय है, हमारे यहाँ पर 5 मेंबर है, हमें 35 किलो मिल रहा है, तो पर हेड तो 7 ही आ रहा था। लेकिन ये लोग सिर्फ 3 मेंबर है तो इनको तो पर हेड 12 kg के अराउंड जा रहा है। ओके, तो ये इनएक्विटी ठीक नहीं है। तो सरकार ने इसको करेक्ट करने के लिए उल्टा ये जो थे इनको भी लॉस में ला दिया। तो ये फिर एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का इशू बनेगा, बिकॉज नंबर ऑफ अंत्योदय फैमिलीज हैज़ नॉट बीन रिवाइज एज द सेंसस वॉज डिलेड। अब ये तो एक तो पहला इशू बनता है कि आपने सेंसस कराया ही नहीं है, तो उस वजह से ये नंबर ऑफ फैमिलीज दोबारा अपडेट हुई नहीं है। जो उस टाइम कर दी गई थी 2013 के टाइम वो वैसी हैं। ऊपर से एक्टिविस्ट की और भी कुछ डिमांड है, दैट इज़ उनका कहना है कि नहीं आप इसको 14 kg पर पर्सन कीजिए, 7 kg बहुत कम है। उसके अलावा आप पल्सेस एंड एडिबल ऑयल भी प्रोवाइड कीजिए अंत्योदय योजना में। ओके, सो आई होप आप कंफ्यूज ना हुए हों इसमें। अंत्योदय अन्न योजना, देखिए एक तो वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 5 kg तो दिया ही जाता है सबको, लेकिन उसके बाद एक अलग कैटेगरी होती है फैमिलीज़ की, दैट इज़ अंत्योदय मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब। तो इनके लिए नॉर्म था कि हम आपको 35 kg देंगे फिक्स, पर पर्सन की भी परवाह नहीं करेंगे, हम आपको 35 kg फिक्स देंगे ही देंगे। तो ऐसे में जिनकी सिर्फ 3 मेंबर की फैमिली है उनको बेनिफिट हो रहा था, लेकिन जिनकी 5 मेंबर या 7 मेंबर की फैमिली है उनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इनको करेक्ट करना था, वो तो नहीं किया। आपने क्या किया, 3 वाली फैमिली का और कम कर दिया कि चलो 7 kg लो 21 kg, और आप लोगों को तो 35 kg ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने मैक्सिमम भी रखा हुआ है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 35 kg पर हाउस होल्ड। अब इस हाउस होल्ड में अगर 7 लोग हैं तो डजेंट मैटर, ओके डजेंट मैटर। लेकिन अगर 3 मेंबर है तो फिर हम आपको पर केजी के हिसाब से देंगे 7 kg 21 मिलेगा आपको। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवाइड का एक और रीज़न बन गया है। IMO पॉजेज गल्फ वेसल इवैक्यूएशन एज ईरान अटैक शिप। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ ये जो भी डील ये लोग साइन कर रहे हैं ये अभी भी वल्नरेबल है, इंडिया को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और IMO पर इस पर हमने शॉर्ट नोट तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मैंने तो टेलीग्राम में पोस्ट किए थे आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स। तो आप टेलीग्राम चैनल और वो जो प्राइवेट चैनल है अपना मंथली पेड कोर्स वाला, उसमें जो चीज़ें अपडेट की जा रही है उनको मिस मत करना।
चलो जल्दी से इंडियन एक्सप्रेस और देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान में सी सेक्शन से कुछ लेडीज़ की डेथ हुई थी, तो WHO ने यहाँ पे पूछा हुआ है। अब अभी तक आई होप कि आपने WHO पर टेलीग्राम से नोट्स बना लिए होंगे। इन चीज़ों को लास्ट के लिए मत छोड़ना, हमें पूरा इंश्योर करना है कि हम 2 महीने 3 महीने पहले अपना प्रीलिम्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करके रखेंगे एंड लास्ट के 2 महीने में बहुत सॉलिड तरीके से रिवीजन करेंगे। पहले तो ऑक्सीटोसिन में कुछ प्रॉब्लम देखी गई है कि शायद ये ख़राब क्वालिटी का दिया गया था। ये किस लिए दिया जाता है, ये एनिमल में भी बहुत मिसयूज़ किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क फैच करने के लिए काउस एंड बफेलोस से इसका मिसयूज़ बहुत किया जाता है। और यहाँ पर ये विमेन में यूज़ किया जाता है टू इंड्यूस द लेबर बिफोर ए डिलीवरी एंड ऑल्सो टू कॉन्ट्रैक्ट द यूटेरस आफ्टर डिलीवरी टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन में कुछ गलत टाइप की, दैट इज पॉसिबल लिंक ऑफ स्पूरियस ऑक्सीटोसिन टू दिस केस। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और नकली दवाइयाँ हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ देखिए कि स्कीम आती है, मिनिस्टर खुद अपने आप को फ़ायदा देते हैं। 1 करोड़ तक लगभग का इन्होंने सब्सिडी ले लिया फॉर हीज क्यूकम्बर फार्म। और सिर्फ ये भागीरथ चौधरी, और ये सिर्फ मिनिस्टर्स की बात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो वो सब जाने दीजिए, हमें तो सिर्फ स्कीम के बारे में जानना है। डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये एक सब स्कीम है अंडर दिस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो मिशन है आपका, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, दैट इज MIDH। इस MIDH के अंडर में एक सब मिशन चलाया गया फॉर हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ओके, और इसमें कौन कौन से क्रॉप किए गए, तो 3 वेजिटेबल्स, दैट इज कैप्सिकम, क्यूकम्बर एंड टोमेटो, और 8 टाइप की फ्लावर वेराइटीज़। और सब्सिडी कैप की गई है ऑन ₹1 करोड़ पर फैमिली। ओके, 1 करोड़ पर फैमिली। तो ये बस ये स्कीम हमारे काम की थी, थोड़ी सी MIDH की हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करेगा ये, और इसमें 3 तरह के वेजिटेबल्स और 8 टाइप के फ्लावर्स को कवर किया जाएगा। बाकी सरकार के लोग, मंत्री लोग खुद ही सब्सिडी ले लेते हैं, जाने दीजिए आम आदमी को। तो ओके, एनके सिंह, अब यहाँ पर हमने कुछ साल पहले सेटअप किया था ग्रीन ट्रांजिशन बोर्ड, यानी कि ये एडवाइस देगा आपको, ये सब बताएगा कि कैसे हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी का, टू मेक द रिकमेंडेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स रिफॉर्म एंड इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2047 एंड नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये सारे टारगेट्स मैंने एक दिन पहले आपसे कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे, उसमें बताया भी था मैंने कि अभी हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 50% तो हो चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, करीब 2500 गीगावाट की बाय 2047। तो इन सब चीज़ों के लिए एक ग्रीन ट्रांजिशन बोर्ड बनाया गया था। बस ये एज अ फॉर्डर पॉइंट ही यूज़ करना है आपको मेन सा आंसर राइटिंग में। ये आर्टिकल अब कुछ ऐसा काम का नहीं है, डिलिमिटेशन टैक्स चैलेंजेस। तो सदर्न स्टेट्स क्या कह रहे हैं, और ज़्यादा बच्चे पैदा करो, बट सच ये है कि इससे कुछ नहीं होगा, आपके सिर्फ कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब टैक्स चैलेंजेस को लेकर जो इशू था, तो उसको तो गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किया। फाइनेंस कमीशन ने क्या लेके आई कि हम 2011 का डेटा तो यूज़ करेंगे, उसको 17.5% वेटेज देंगे, लेकिन जो आपने डेमोग्राफिक चेंजेस में जो अच्छा काम किया सदर्न स्टेट्स ने, तो हम 10% वेटेज उसको भी देंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो हमने हैंडल कर ली, लेकिन अब सिमिलर प्रॉब्लम आ रही है डिलिमिटेशन में कि नंबर ऑफ सीट्स जो कम होंगी उसका क्या सॉल्यूशन निकालेगी गवर्नमेंट। तो अभी तो गवर्नमेंट लेके आई थी कि हम 50% सीट्स बढ़ा देते हैं सभी स्टेट्स की, जो जैसा रेशियो है वैसे ही रहेगा, बट ये सदर्न स्टेट्स को पसंद नहीं आया कि नहीं ये नहीं चलेगा। ओके, तो दूसरा सॉल्यूशन वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी से हटना पड़ेगा कि अगर हम 20 लाख वोटर्स पर एक पार्लियामेंट्री सीट दे रहे हैं, तो सदर्न स्टेट्स को आप 10 लाख या 15 लाख वोटर्स पर एक सीट दे सकते हो। जैसा आपने यहाँ पे किया था फाइनेंस कमीशन में उनके टैक्स चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, वैसे ही कोई नया फॉर्मूला आपको डिलिमिटेशन के लिए बनाना होगा। लेकिन जिस तेज़ी से सरकार TMC, शिवसेना इन सबको ब्रेक कर रही है, उससे यही लग रहा है कि वो 400 का मार्क जल्दी अचीव करेगी, और वो अल्टीमेटली डिलिमिटेशन उसी तरीके से करेगी जैसे वो करने जा रही थी, क्योंकि वही 50% बढ़ा के। तो फिर ये सदर्न स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा, और ये फिर हमारी पॉलिटिक्स को और हेट्रेड की तरफ ले जाएगा। अच्छा, 2 टॉपिक्स हैं आपको बेवजह पढ़ाए जा रहे हैं इधर उधर यूट्यूब पे, प्लीज़ दोनों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। पहला वो फुटपाथ वाला कि फुटपाथ एज अ फंडामेंटल राइट नहीं पूछा जाएगा, वाहियात टॉपिक है, किसी काम का नहीं है। और दूसरा, पासपोर्ट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। मत टाइम वेस्ट करो इन सब में, ये आपकी UPSC के लिए ज़रूरत नहीं है इसकी आपको।
ये बस एज अ फॉर्दर पॉइंट ऑफ यूज़ कर सकते हो। हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी खुद की यूनिवर्सिटीज़ भी अपने ओवरसीज़ कैंपस बना रही है। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे अनाउंसेज इट फर्स्ट एवर ओवरसीज सब कैंपस इन यूएस, और इट जस्ट यूज इट एज अ फॉर्दर पॉइंट। इजराइल लेबनान ने यूएसए के साथ मिलकर एक डील साइन की है यहाँ पर, बट देखते हैं कि हिजबुल्ला को कंट्रोल कर पाता है लेबनान या नहीं। इजराइल एंड लेबनान साइंड ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन वॉशिंगटन टू एंड द फाइटिंग बिटवीन द इजराइल एंड ईरान बैक्ड हिजबुल्ला मिलिटेंट। तो यहाँ पर लेबनान की आर्मी रोक पाएगी, हिजबुल्ला को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसी पीस डील पर डिपेंड करती है कि ईरान यूएसए वाली पीस डील सक्सेसफुल होगी या नहीं। ओके। ऑस्ट्रेलिया प्लेज टफर लॉस टू कीप किड्स बिलो 16 अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। तो ये हमने पहले भी देखा, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की थी, उसके बाद इसको आपका सऊदी अरेबिया भी फॉलो करने जा रहा है, और यूके ने ऑलरेडी इसको फॉलो किया है, और यूके ने थोड़ा और ज़्यादा टाइट नॉर्म लगाए कि उन्होंने तो गेमिंग तक अंडर 16 बंद कर दी है। ओके, सो उन्होंने और ज़्यादा नॉर्म्स लगाए, जबकि हम लोग थोड़ा अपोजिट जा रहे हैं। हम लोग ऑरेंज इकॉनमी बोल रहे हैं इसको फ्लड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल्स में हम लोग क्रिएटिव लैब्स बनाएंगे, यानी कि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑल दोज थिंग्स। यूक्रेन अनलीज द हैवीएस्ट ड्रोन बम्बार्डमेंट इन रशिया। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ मेंस 450 में कि ड्रोन्स इन वॉरफेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको मेंस में, तो तैयार अच्छे से कर लेना। ये सब कुछ काम का नहीं है। सेचलिस के साथ हमारे 50 साल पूरे हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, तो उसको लेकर कि यहाँ से कभी 5 इंडियंस गए थे, आज 5% पॉपुलेशन हमारी है वहाँ पर। ओके। इसके अलावा जेनोसाइडल इंटेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट इस पर हम एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इससे पहले मैं आपके साथ आईसीजे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों को तैयार कर चुका हूँ, तो ये तीनों हमारे प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। WHO भी हमने तैयार करेंगे। एंड इसराइल हैज़ डेलिबरेटली टारगेटेड पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन इन गाजा। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है इसने एक कमिटी बनाई थी इंक्वायरी की। ओके, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी UNHRC ने सेटअप की थी। तो उसने कहा कि हम लोगों ने जब यहाँ पे बच्चों के काफ़ी सारे एक्सरे और इस तरह के एग्जामिनेशंस किए, तो हमने देखा कि यहाँ पे डेलिबरेटली बच्चों को गोली मारी गई है सिंगल शॉट में, कि स्नाइपर सीधे बच्चे पे ही शूट कर रहा है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे डेलिबरेटली किल किया गया है। और ये इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ये जो इंक्वायरी कमीशन है, इट इज़ करेंटली चेयर्ड बाय एस मुरलीधर ऑफ इंडिया। ये हमारे उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पहले, ठीक है। इसलिए हम इसमें UNHRC को अच्छे से तैयार करेंगे। और जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में आपको पहले ही तैयार करा चुका हूँ, सारे आर्टिकल्स मैंने आपको समझा दिए थे, टेलीग्राम में भी पोस्ट हैं, जाके पढ़ लेना। आर्टिकल 2 डिफाइन करता है जेनोसाइड, और डेफिनेशन में वो ये 5 कैटेगरीज रखता है कि अगर इनमें फॉलो कर रहे हो तो इसको जेनोसाइड माना जाएगा। हालांकि यूएन कमीशन के पास खुद से कोई पावर नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, कि वो कोई लीगल पेनल्टीज लगा सकता है, नहीं। इसकी जो फाइंडिंग्स होगी, जो इंक्वायरी में निकल के आएगा, वो आईसीजे यूज़ कर सकता है अपने केस में। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसमें किसने केस लगाया था? साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया था अगेंस्ट दी इजराइल की इसने जेनोसाइड किया है। तो आईसीजे यूज़ कर सकता है इसकी फाइंडिंग्स को, बट ये अपने आप में कोई पेनल्टीज नहीं लगा सकता। तो क्या यहाँ पे जेनोसाइड हुआ नहीं हुआ, कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, एथनिक क्लींसिंग कर दिया आपने या क्या कर दिया, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंटेंट क्या था। क्या इंटेंट यही था किलिंग करने का, जेनोसाइड करने का इंटेंट था, या फिर जैसा कि इजराइल क्लेम कर रहा है कि मैंने जो किया मैंने सेल्फ डिफेंस में किया क्योंकि हमास ने मेरे यहाँ पर पहले अटैक किया था। ओके, सो ये 2 पॉइंट हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 5 अगर आपने साबित कर दिए तो हो जाएगा, नहीं। आपको ये प्रूफ करना होगा कि इसके पीछे इंटेंट जेनोसाइड करने का ही था, बट इजराइल केस लड़ रहा है कि मेरा सेल्फ डिफेंस का मोटिव था। ओके, सो बस दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सैटरडे था, ज़्यादा चीज़ें आती नहीं हैं, बट मोस्टली हमने चीज़ें रिवाइज ही की है, और जो है वो हम पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी। तो ड्रग्स पे मैं आपको एक दोबारा से सेशन करूँगा, क्योंकि उस लेक्चर को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी चीज़ें उसमें हमें अपडेट भी करनी है। ऑलराइट, और उसके बाद ये जो फायर इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं, ये मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन तैयार करवा दिया था 15 मार्कर, बट जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, इसको मैं आपके साथ एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग में दोबारा डिस्कस करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।